हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन। अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, तो 12 अगस्त 1946 को वेवेल जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए निमंत्रण देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अंतरिम सरकार की घोषणा होती है 24 अगस्त को। फिर 2 सितंबर को इसका गठन हुआ और इसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी प्रारंभ में नहीं थी, बाद में थी, लिखा भी है। ठीक, फिर उसके बाद ये लोग मंत्री बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे इम्पोर्टेंट, खाद्यान्न वाला। ठीक है, रक्षा बल से आती है। उसके बाद विदेश मामले जवाहरलाल नेहरू। आसफ अली रेल और परिवहन विभाग। फिर उसके बाद लीग, जो मुस्लिम लीग थे उसके भी कई लोग आ गए, तो 4 से 5 लोग उसमें आ गए। फिर उसके बाद लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। फिर अबुल कलाम आज़ाद इसमें नहीं थे। ठीक है, मतलब ये जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी इसमें नहीं थे। सरकार में 12 कांग्रेसी शामिल हुए थे। फिर देखिए इसमें 5 सदस्य आए थे। अच्छा, 3 लोगों को, कांग्रेस के 3 लोगों को इसकी वजह से हटना भी पड़ा। उसमें थे सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, सर शफात अहमद खान, इनको हटना पड़ा। और एक कृषक प्रजा पार्टी बनाई गई बंगाल में AK फजलुल हक और मुस्लिम लीग के गठबंधन से। बाद में मुस्लिम लीग का ही, मतलब उसी ने अपना मंत्रिमंडल गठित कर लिया। और इसके जो प्रधानमंत्री थे HS सोहरावर्दी थे। फिर 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाई गई। ठीक है, और उसके बाद दंगे वंगे वगैरह वगैरह जो भी हुआ उसकी वजह से नोआखली, जो इसमें मेन दंगे का सेंटर रहा, वो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अपने भारत के विभाजन पे और स्वतंत्रता पे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। उनका कार्यकाल देखिए, वो द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ 1945 और 1951 तक रहे, लगभग 6 साल। और पार्टी कौन सी थी? लेबर पार्टी थी। और जो भारत को सत्ता हस्तांतरण करना था उस विषय में जो इसको देखते हैं क्या लिखा है, बताती हूँ। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरण करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। ठीक है, घोषणा वाली बात जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स और दोनों हाउसेस से कुल मिला के निकल गई। ठीक, पास हो गई। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, पहले हाथ झाड़ लिया। ठीक है, इटली ने वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय चुना, नए वायसराय आ गए। 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी गई। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वह भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। दोनों बातें हो गई। ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। ठीक है, माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक है। उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। माउंटबेटन योजना क्या थी? भारत के विभाजन की योजना थी। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947। और जुलाई 1947 में क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना की बात की गई। और इसके लिए डेट कौन सी ली गई? 15 अगस्त 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया।
15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स तथा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। 15 और 16 जुलाई 1947। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति भी मिलनी थी। ठीक है, वहाँ तो है ना ब्रिटेन में राजकीय चीज़ें। तो 18 जुलाई 1947 को 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यावहारिक हो चुकी है। जो भी कैबिनेट मिशन जिस टाइम पे लाया गया था उसमें दम नहीं रह गया था। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई। वैकल्पिक योजना क्या थी? बाल्कन प्लान, उसको एक कोड नेम दिया गया। ब्रिटिश भारत के वायसराय माउंटबेटन द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 3 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम के 2 आयोग गठित किए गए। ठीक है, भारत और पाकिस्तान बनाना था, सीमा बनानी थी, उनकी डिवाइड करना था, इसलिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग बनाया गया। तो सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। रेडक्लिफ। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर इन पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। मुस्लिम और गैर मुस्लिम में बांटना था। पंजाब को मुस्लिम और गैर मुस्लिम, बंगाल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम में बांटना था। इस कार्य में इन्हें और भी कारकों को ध्यान में रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे। ठीक, इसमें से 2 तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही थे और जो 2 थे वो मुस्लिम लीग से थे। गांधी जी की प्रथम मुलाकात कब हुई थी माउंटबेटन से? 31 मार्च 1947 को। गांधी जी का सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से जिन्ना के हाथ में दे दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। सही थे वो अपनी जगह, दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था, अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो मेरी लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राज़ी नहीं होऊंगा और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। 15 अगस्त 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 जून 1947 उस समय अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और इसे प्रस्ताव को, ये जो भारत विभाजन वाला प्रस्ताव था, इसे प्रस्तुत किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने। और इसका समर्थन किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। नवंबर 1947 में JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। मैटर बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा उनके लिए, यकीनन। ठीक है, कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद 1948 में एक जयपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन नए अध्यक्ष बनते हैं। तो JB कृपलानी हटे, उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। फिर उसके बाद 1948 में जयपुर अधिवेशन, पट्टाभी सीतारमैया। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन, नासिक अधिवेशन। उसके बाद 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू रहे और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा की जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। कब से? 1951 से 1954 तक। 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में, अच्छा अब भारत विभाजन होने वाला है, इसके बारे में विपक्ष में कौन कौन थे? तो ये सबसे पहले तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद, देखिए बात तो यही थी ना कि जो लोग नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, उनका रीज़न तो यही था ना। और दूसरा ये कि संप्रदायवाद से भी बचना था।
तो इसलिए उसके पक्ष में मतलब लोगों को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ा कि हाँ भाई ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया, यानी किसने? किचलू ने, ठीक है, डॉक्टर किचलू ने, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। उसके बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, देखिएगा 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण कर ली, ठीक है, नियत दिन से। और जब तक दोनों डोमिनियन की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर ले और उनके अधीन नए संविधान मंडल न गठित हो जाएं, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करना था। तो सही बात है, जब तक दोनों देश अलग अलग ना बन जाए, उनके सारे कार्यपालिका विधायिका ये सब अलग अलग संसद ना बन जाए, तब तक तो एक ही जो था केंद्रीय मंत्रिमंडल ही था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों में के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और इकबाल का जो गीत था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सुचेता कृपलानी ने गाया था, ठीक है। कब गाया था? 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। क्या गाया था? जनगण मन गाया था एक तो, और इकबाल का गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने गाया था? सुचेता कृपलानी ने। पहले अवसर पर पंडित नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किसने? माउंटबेटन ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए स्वतंत्र भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक, तो उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। और लेकिन फिर भारतीय भी तो कोई होगा, तो प्रथम भारतीय कौन थे ऐसे गवर्नर जनरल? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। टाइमिंग देख लीजिए, 1947-48 में माउंटबेटन थे और 1948-50 में राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948-50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल का पद ख़त्म कर दिया जाता ना, इसलिए अंतिम। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे, 52 से 54। 59 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं के मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ के स्वतंत्र पार्टी का गठन कर दिया। ये दूसरी पार्टी है, ठीक है। अब इससे पहले सैफुद्दीन किचलू थे, उन्होंने भी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए थे वो, तो इन्होंने भी एक स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? सभी जानते हैं, अम्बेडकर थे, ठीक है, कानून के ज्ञाता ही समझ लीजिए उन्हें। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। देखिए, पता नहीं दोनों लोग के बीच में मतभेद का बहुत सिलसिला चलता रहा, लेकिन गांधी जी ने ही इस पद के लिए न्योता दिया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे वो। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान को तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया था। खैर, ये तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों लिया गया था, क्योंकि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो जो नेहरू जी थे, है ना, वो रावी नदी के किनारे झंडा वगैरह फहराए थे, तो सेम डेट थी। और उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। 26 जनवरी क्या है? गणतंत्र दिवस। आर कोपलैंड के शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की संतति थी, ठीक है, लिख दो भाई। परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी, ठीक है, जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया। लो भाई, और कुछ। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर केम पाणिकर ने कहा था। अच्छा, ब्रिटिश राज में जब भारत का एकीकरण हो रहा था
तो के.एम. पणिकर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ये भी ठीक है। ओके, टाइमिंग देख लेते हैं, 15 मिनट हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस पार्टी एक पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी थी, क्लीमेंट एटली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब की थी? तो ये फरवरी 1947 में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, ठीक बात है। तो क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत दी गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी, सेकंड सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? तो माउंटबेटन योजना थी। माउंटबेटन थे ही उसी समय वायसराय आए थे। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी, अभी हमने देखा, सत्ता के हस्तांतरण की और देश के विभाजन की। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए दोनों बात सही है। देश विभाजन के लिए उनको बोला नहीं गया था, लेकिन वो परिस्थितियाँ ऐसे बन रही थी कि उनको उसके लिए प्लान बनाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद की बात कर रहे हैं वहाँ की, तो जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब से प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 18 जुलाई 1947 से। ठीक है, 18 जुलाई 1947। एक छोटा सा चार्ट बना के ना, कौन सी डेट में क्या हुआ था, एग्जैक्टली कौन सी डेट को क्या हुआ था, आप देख रहे हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट डेट ही पूछी जा रही है। तो अच्छा होगा अगर बना ले तो कहीं साइड में किसी बुक में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ? 18 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो ये थी 3 जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अच्छा, ठीक बात तो है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोनों सही है, कारण कथन दोनों सही है। आर्य की व्याख्या करता है, द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे ब्रिटिश। क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही इस देश के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। ठीक है, सब जानते थे लोग। कथन है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही। ऐसा तो कुछ नहीं था, स्वतंत्र भारत में नहीं था, वो बिल्कुल छोड़ के चले गए थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभु संपन्न शासन ने की थी, तो ये बात सही है, हेल्प तो की थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके ऊपर था? तो ये था माउंटबेटन का था। क्वेश्चन नंबर 15, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित दंगों को बचाना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, दंगा ही तो मेन हो रहा था। और देख लेते हैं, उन्हें तब 2 राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस के मामले में निस्सहाय थी। भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। ऐसा तो कुछ भी नहीं था भाई। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। ठीक है, सही बात है। द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ऐसा नहीं था, अभी हमने देखा, वैसे भी नहीं था, को बहुत लोग नहीं चाहते थे भाई, ऐसा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 17, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित कर दें। ऐसा कुछ नहीं है। जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, ये बात सही है। नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? ये विभाजन के लिए थी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ ने। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन, देखो क्रिप्स मिशन की तो कोई बात ही नहीं है। राजगोपालाचारी, ऐसी कोई बात नहीं। कैबिनेट मिशन ये था। माउंटबेटन योजना से पहले मेन जो था ना, एक जो मेन योजना आई थी, मिशन आया था, वो कैबिनेट मिशन ही था। क्वेश्चन नंबर 21, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 23, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, विभाजन का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण किसने बोला था? तो ये खिचलू थे, डॉक्टर खिचलू। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 देखें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में किसने मतदान किया था? भारत के पक्ष में, मतलब समझ रहे हो आप, भारत वो नहीं चाहते थे विभाजन हो, भारत विभाजन के विपक्ष की बात हो रही है, नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। तो खान अब्दुल गफ्फार खान। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत और जनगण मन किसने गाया? तो सुचेता कृपलानी ने। 28, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी, गवर्नर जनरल ने, माउंटबेटन ने की थी। किसकी नियुक्ति? जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही थे। देखिए ये पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अगर भारतीय बोलते तो राजगोपालाचारी होते, ठीक है, वैसे माउंटबेटन होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ठीक, रिपीटेड देखें कितनी बार आ रहा है, मतलब आप ये देखो कि 1 ये, 2 ये और 4 ये। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, मतलब ऑलमोस्ट बहुत नियरेस्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय था माउंटबेटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 36, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? राष्ट्रपति का क्रम बताना है। ये 2009 का क्वेश्चन है, प्री का, यूपीपीसीएस का। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पहले होंगे, राष्ट्रपति है, ठीक है, तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 50 से 62 तक, 50 से 62 तक। फिर राधा कृष्णन रहे थे दूसरे, तो 62 से 67 तक, 5 साल ये रहे। फिर जाकिर हुसैन आए तीसरे, 67 से 69 तक, 2 ही साल रहे ये। फिर वीवी गिरी आए चौथे राष्ट्रपति के रूप में, 69 से 74 तक। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विभाजन परिषद
ठीक है, तो एक तो जवाहरलाल नेहरू हो गए और दूसरा सरदार पटेल हो गए। माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे और 3 जून को अपनी इन्होंने योजना प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन 38, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? सभी में। देखिए, माउंटबेटन योजना पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठक को 2 भागों में होनी थी। एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग था, दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। प्रांतीय सभाओं के ये दोनों भाग पृथक पृथक बैठकें करके यह निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो कि नहीं। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था और सिंध, बलूचिस्तान, असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। कहाँ कहाँ था? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में था, सिंध, बलूचिस्तान और असम जो मुस्लिम बहुसंख्यक जिले थे सिलहट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 38 हो गया। क्वेश्चन 39, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। क्वेश्चन 40, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? JB कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो JB कृपलानी ही थे। 42वां क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय, अच्छा ठीक है, JB कृपलानी थे। देखे ना, 5 से 6 क्वेश्चन इस पर बन गए हैं। 43 अगस्त 1947 में स्वतंत्र दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन एक नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो ये थे महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि नोआखली में जो दंगे हो रहे थे वहाँ उसको शांत कराने चले गए थे वो। नोआखली कहाँ है? बंगाल में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अच्छा, 1930 था वो। ठीक, लाहौर वाला जो भी था। आगे चलते हैं। एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसने कहा था? R. कोपलैंड ने कहा था। क्या कहा था? कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेज राज की ही संतति है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने कहा था? ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है। तो पर्णिकर, KM पर्णिकर थे वो। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, कौन था? जॉर्ज सस्टम था। सस्टम मतलब छठा, 6th, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ। इन्हें दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया और 37 में गद्दी पर बैठे। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।